नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद। तो अपनों ने कल जो है राजस्थान इतिहास में पढ़ा था राजपूत उत्पत्ति, और बढ़िया समझ में आ रही है क्लासेस। और इसके साथ साथ देखो, मैं तुम्हें बता दूं एक बात कि जितना अपने प्रतिदिन पढ़ रहे हैं ना, तो वो साथ साथ जो है वो तैयारी, इनको रिवीजन खतरनाक तरीके से कर लो साथ साथ। एक बात और बताता हूँ। अब कुछ साथी जो है वो ये बात कह रहे हैं कि सर जी, ये जो आप इतिहास पढ़ा रहे हो ये एसआई में काम आ जाएगा क्या? तो आपको मैं एक बात बता दूं, एसआई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीड थे तारो जी गए साबुत जो तैयारी करो। तुम्हारे आरएस जो तुम्हारे टॉपिक लिखते तुम उसको उठाओ। बिल्कुल मैं आपको इतने लेवल करा दूंगा कि आपको मेंस में भी लिख पाओगे। प्री तो बहुत छोटी बात, आरएस मतलब मेंस में भी आप लिखोगे। इतना बढ़िया लेवल से इतिहास पढ़ लेंगे और ज़्यादा लंबी क्लास से भी नहीं होगी। बस आपको ईमानदारी के साथ रेगुलरिटी के साथ जो है वो क्लासेस देखनी है। ठीक है, मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि ये क्लास मैं जो यूट्यूब पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ थोड़ा सा लगता है, बाकी ऐसे होता नहीं है, अगर लगता है फिर भी तो एक बार घर पे यूट्यूब पर भी देख सकते हो तुम। ठीक है, चलो तो शुरू करें। अब अपने शुरू करते हैं ये प्रतिहार वंश आज जो, क्योंकि मैंने कहा था कि उस समय जब हर्षवर्धन राज कर रहा था, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? 647 में। 647 में जैसी मृत्यु हुई उसके समय, मृत्यु के बाद उत्तर भारत में काफी ऐसे राजवंश उभरे जो राजपूत के नाम से जाने गए। और राजस्थान में राज करने वाले सबसे पहला जो राजवंश है वो है गुर्जर प्रतिहार। अब इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे, ये गुर्जर प्रतिहार नाम कैसे पड़ा और जो है देखो। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ टॉपिक गुर्जर, या सीधा लिख लो प्रतिहार वंश। प्रतिहार अलग अलग है। चलो मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बैकग्राउंड में समझाकर हल्का सा फिर मैं आपको ये शुरू कर देता हूं। देखो ये अपना भारत, भारत में जो मैंने आपको यहां पर एक रियासत पढ़ाई थी उसका नाम क्या था? कन्नौज। देखो इधर बंगाल में जो एक वंश राज कर रहा था उसका नाम था पाल वंश। कौन सा वंश? ये बंगाल में। और ये जो महाराष्ट्र वाला बेल्ट है, यहां पर उस समय जो राज कर रहा था वो एक वंश जिसका नाम है राष्ट्रकूट। कौन सा वंश? राष्ट्रकूट। और राजस्थान और ये जो गुजरात का बेल्ट है, ये वाला, यहां पर एक वंश राज कर रहा था जिसका नाम है, वो वंश जो पनपा यहां पर उसका नाम है प्रतिहार। कितनी स्थान लिखा है मैंने? 3। इन तीनों के बीच में कन्नौज की गद्दी के लिए एक संघर्ष हुआ जो जिसे बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। और यह बताया जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष में जो विजय होती है वो किन की होती है? प्रतिहारों की। कि भाई पालवंश, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये तीनों कन्नौज की गद्दी के लिए लड़ते हैं, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ रहे, जो विजय कहलाई, वो थे प्रतिहार। तो प्रतिहारों की क्या हो गई? विजय। प्रतिहारों ने जो राज किया, कई इतिहास कर लेते हैं इन्हें 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक किया था राज। लेकिन मेन मेन बात आ जाती है कि 7वीं से लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास जो इन्हों का राज था। ठीक है, प्रतिहार वंश की अगर मैं आपको बात बताऊं तो कई इतिहासकार ये बोलते हैं कि प्रतिहार जो लोग थे वो लक्ष्मण के वंशज हैं। भगवान राम के भाई का नाम क्या था? तो कई इन्हें जो लक्ष्मण के वंशज मानते हैं, वंशज मानते हैं। एक तो बात ये याद रखनी है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए प्रतिहार वंश की कुल देवी, तो आपको जो नाम याद रखना है वो याद रखना है चामुंडा माता। प्रतिहार वंश की कुल देवी जो है उनका नाम बोलिए, चामुंडा माता। बोलो चामुंडा माता की जय हो। तो चामुंडा माता वो जी को मंदिर है वो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से किले में? और मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में? तो ये है जोधपुर में। तो मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर बना है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। बताओ प्रतिहार वंश की कुल देवी कौन है भाई? चामुंडा माता। अब लिखेंगे हम
इनका शासन करने वाला जो प्रदेश था, इन्होंने जहां शासन किया उस क्षेत्र को क्या बोलते थे? उस क्षेत्र को बोलते थे गुजरातरा प्रदेश। क्या बोलते थे? गुजरातरा प्रदेश। और ये क्षेत्र यहां पर था, ये क्षेत्र ये वाला, ये कौन सा क्षेत्र था? गुजरातरा प्रदेश। इसलिए इस वंश को क्या बोलते हैं? गुर्जर प्रतिहार। क्या बोलते हैं भाई? गुर्जर प्रतिहार। अब इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि अपना ये जो गुर्जर प्रतिहार मैंने यहां पर नाम लिखा, राजस्थान में राज करने वाला पहला राजवंश, राजस्थान में शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार। तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो राज किया था वो किन्होंने किया था? गुर्जर प्रतिहार ने। राजस्थान में शासन करने वाला प्रथम राजवंश है। और एक प्रश्न और आता है इसको लेकर, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ राजवंश, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राजवंश, आरपीएससी ने यह प्रश्न भी पूछा हुआ है, कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ राजवंश भी कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार। जी गुरुजी, इतनी बात समझ में आई, तो आगे समझो। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो लोग थे उनकी उत्पत्ति चंद्रवरदाई ने कैसे बताई? ग्रंथ कौन सा इसका? पृथ्वीराज। वेरी गुड। पृथ्वीराज रासों में ये जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज रासों में ये जानकारी मिलती है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड, कल बताया था ना अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में पूरी कहानी। अग्निकुंड सिद्धांत से कितनी जातियां की उत्पत्ति हुई? 4। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, त्रिख्याति, पीपी, सीसी। बोलो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चालुक्य और नंबर 4। तो ऐसे निकले थे प्रतिहार। ये बात तो बोलता है कौन? चंद्रवरदाई। ठीक है। अब एक कवि और है अपने जोधपुर के, मुहणौत नैणसी। मुहणौत नैणसी ये बात लिखते हैं कि प्रतिहारों की ऐसे नहीं कि एक ही शाखा थी, प्रतिहारों की जैसे राजपूतों की कितनी शाखा बताई थी मैंने आपको, चंद्रवरदाई कितनी शाखा लिखता है? 36। इसने कहा कि प्रतिहारों की टोटल राजस्थान में या राजस्थान के बाहर पूरे भारत में अगर हम बात करें प्रतिहारों की, उन्होंने तो राजपूतों की शाखा बताई, इसने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई। वो 26 शाखाएं कैसी थी वो बताता हूं। इन्हें प्रतिहारों के 26 केंद्र बताए भारत में। तो लिखो, मुनौत नैणसी से हमें क्या जानकारी मिलती है? ये प्रश्न आ जाते हैं, मैं जितना लिखा रहा हूं आप उतना कर लेना अच्छे तरीके से। मुहणौत नैणसी, मुनौत नैणसी कि अगर आप बात करा तो याद रखना, मुनौत नैणसी ने जो जानकारी दी, इसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं ना। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? अरे किसे कहते हैं बोलो? मुनौत नैणसी को। ये मुंशी देवी प्रसाद ने बोला था कि ये तो राजस्थान का अबुल फजल है। और जनगणना का अग्रज, बोलो किसे कहा जाता है? मुनौत नैणसी। नैणसीरी ख्यात ग्रंथ लिखा था इसने। मुनौत नैणसी ने कहा कि प्रतिहारों की छब्बीस शाखा है, या ऐसे लिख दो प्रतिहारों के कितने केंद्र हैं? 26। इस 26 केंद्र में से 2 राजस्थान में, 2 कहां थे? अपने राजस्थान। हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं इसलिए 2 पढ़ेंगे, भारत पढ़ते तो हम बिल्कुल पढ़ते वो सारे। जिसमें सबसे प्राचीन और इंपॉर्टेंट जो है वो है मंडोर, और दूसरी रियासत का नाम है सिरीमाल, जो आगे चलकर क्या होगी? भीनमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम पूछते हैं क्या है? तो सिरीमाल, याद रखना। मंडोर कहां पर है गुरुजी? मंडोर है जोधपुर।
और भीनमाल कहां पर है? जालोर। भीनमाल कहां है भाई, बोलो? जालोर। अब सुनो बात ध्यान से। राजस्थान में 2 रियासत थी, इन 26 शाखाओं में और कहां कहां थी? और अगर हम बात करें तो उज्जैन के अंदर थी, कन्नौज में थी, उज्जैन हो गया, कन्नौज हो गया, भड़ौच में थी, और उसके बाद तुम याद रखना जो अन्य एक और, राजौरगढ़। इस प्रकार से इनकी अन्य भारत में शाखाएं जो थी वो फैली थी। एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि मंथन देव किस जो है उस रियासत का शासक था? तो राजौरगढ़ का जो शासक था उसका नाम क्या था? मंथन देव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। एक इंपोर्टेंट राजा था ये, क्योंकि ये 12 से 12 इसलिए हम इतनी चर्चाएं नहीं करेंगे, अपने पढ़ना है मंडोर और भीनमाल को। तो राजौरगढ़ का राजा कौन था? मंथन देव। तो मंथन देव कहां का राजा था, एक बार और बोलो? अरे राजा था मंथन, तो राजा, राजा से याद रखना राजौरगढ़ या राजौरगढ़, ठीक है? तो राजौरगढ़ का राजा है। हम बात करें तो बोलो रे, इतनी बात समझ में आई? अब हम जो सबसे पहले रियासत पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे मंडोर। तो मंडोर हेडिंग लगा के आप लिखना शुरू कर देना मंडोर के बारे में। चलो तो लिखो मंडोर, लिख लेना, कोई बात नहीं, मंडोर। अब मैं थाना पढ़ा जानकारी देनी है, बाकी रियासत के बारे में देनी है। मंडोर। तो मंडोर से क्या क्या प्रश्न बनेंगे? पहले सामान्य सी बातें देखो। यह प्राचीन शाखा थी, प्रतिहार वंश की प्राचीन शाखा थी राजस्थान में, प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा। कौन सी? मंडोर। ये प्राचीन थी और प्राचीन के साथ साथ याद रखना महत्वपूर्ण शाखा थी। ठीक है गुरुजी, ये समझ में आ गया। उसके बाद यहां का सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिला है, क्या भाई? प्राचीन अभिलेख। अगर हम बात करें यहां के प्राचीन अभिलेख, तो जोधपुर में लगा हुआ मिला है। वो एक विष्णु मंदिर है जोधपुर में, शहरपना शहर है, वहां पर प्राचीन अभिलेख जो लगा मिला है वो विष्णु मंदिर में। और विष्णु मंदिर कहां है? कोट में। कोट जो शहर है या स्थान है वो कहां पर है? जोधपुर में। तो वहां पर जो लगा हुआ मिला है वो प्राचीन अभिलेख मिला है मंडोर से। मंडोर की प्राचीन बात करें तो इसका प्राचीन नाम मिलता है मांडव्यपुर। मांडव्यपुर इसका प्राचीन नाम है मंडोर का। ऐसे बताते हैं कि यहां पर है ना एक ऋषि, और उस ऋषि का जो नाम था, एक उस ऋषि का जो नाम था वो था मांडव ऋषि। क्या नाम था ऋषि का? और इस मांडव ऋषि की तपोभूमि रहा था ये। मंडोर मांडव ऋषि की क्या रहा था? तपोभूमि, जिस कारण इसका नाम पड़ा मांडव्यपुर। और मांडव्यपुर धीरे धीरे बदलते ही वो नाम हो गया अपने मंडोर। इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। मंडोर में आपको पता हो तो एक राजकुमारी पढ़ा आपा मंदोदरी। तो मंडोर को ही, एक तो ये बात करना मांडव्यपुर, और दूसरी रावण के विवाह की चंवरी कहां लगी हुई थी? रावण के विवाह की चंवरी किसे कहते हैं? रावण के फेरे कहां हुए थे? मंडोर। और एक बात बताऊं, मंडोर की जो रावण की पत्नी थी उसका नाम क्या था? मंदोदरी। वेरी गुड। और रावण, जी हाँ, वो अपनो भारत है। और रावण कहाँ था? यहाँ श्रीलंका में। तो रावण की बरात अठू चाली अठ मंडोर। इतनी दूर बरात लेके आए रावण। तो रावण को सास रोकट है राजस्थान। तो राजस्थान में मंडोर को ज्वाई जी हो गयो। तो याद रखना
मंडोर में दशहरा नहीं जलाते भाई, मंडोर में दशहरा नहीं जलाते, दशहरा नहीं जलाते। और सारों बढ़िया बात एक और है, एक दशहरा कौन जलावा है। और बढ़िया बात ये लोग ये मानते हैं मंडोर वाले कि यहां रावण की पूजा भी होती है। रावण पूजा कहां जाता है, मंडोर में। रावण मंदिर कहां है, भारत में एकमात्र रावण मंदिर है यहाँ। रावण पूजा वहीं होगी जहां मंदिर होगा, तो रावण मंदिर भी कहां है, मंडोर में। तो एक बात याद रखना, रावण के ब्याह भी मंडोर में हो। अब जुआई जी ने कौन बाड़ा गिरा जी है, अब थे जुआई जी बनोगा मान लो। तारा डोड़ देख के बाड़ेगा तेरे। तो देखो, मंडोर में दशहरा नहीं जलाते, रावण की पूजा करते हैं, और रावण का क्या बनाओ, मंदिर। एक बात, सारी बातें याद रखनी मंडोर। अब बात करें अपन नोट लगा के, रावण जलाते कहां है। तो राजस्थान में दशहरा प्रसिद्ध कहां का है, तो अपने राजस्थान में दशहरा फेमस है कोटा को। कहां का फेमस है दशहरा, कब आता है, विजयदशमी, यानी आश्विन शुक्ल दसवीं को दशहरा बनाते हैं। भारत में मैसूर का फेमस है दशहरा, अपने राजस्थान में इकट्ठे हुए कोटा को। चलो अब आप शुरू करता हूँ। राजवंश मंडोर शाखा की मैंने सामान्य सी जानकारी दे दी। यह प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। प्राचीन अभिलेख विष्णु मंदिर में लगा हुआ मिला। और मंडोर में दशहरा नहीं जलाते हैं, रावण की पूजा होती है और रावण का मंदिर है। रावण की विवाह की चमरी मंडोर में, मंदोदरी पत्नी का नाम था रावण की। रावण की पत्नी को नाम क्या हो, मंदोदरी। और दशहरा प्रसिद्ध पूछे तो कहाँ का है, कोटा। दशहरा विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, देख लो। अब हम मंडोर शाखा की जो है शुरुआत वो कर देते हैं, तो चले करें शुरू। लिखो, मंडोर शाखा में पहला शासक, पहला राजा जो था मंडोर में वो था हरीशचंद्र। हरीशचंद्र हरीशचंद्र की जो मैं आपको जानकारी बताऊंगा वो एक शिलालेख के आधार पे बताऊंगा, वो एक शिलालेख के आधार पे। गुरुजी वो शिलालेख कौन सा है, तो सुनो। हरीशचंद्र की जी की अपना जानकारी मिले वो मिलती है गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख, देखो एक नाम आता है शिलालेख, क्या होता है, शिलालेख। एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है प्रशस्ति, होते हैं। तो ये समझो, शिलालेख क्यों है, शिला किसे बोलते हैं, पत्थर को। पत्थर पे कुछ लेख लिख रखा है, वो क्या होगा, शिलालेख। स्तंभ लेख क्या होता है, स्तंभ कैसे होते हैं, ऐसे खंबा, और खंबा पर जो लिख दियो वो क्या हो गया, लेख का मतलब लिखना होता है। प्रशस्ति क्या होती है, देखो प्रशस्ति को मतलब प्रसन्न, प्रशस्ति का मतलब प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुशी वाला प्रसन्न। राजा क्या करते थे अपनी प्रसन्नता के लिए इस प्रकार से जो प्रशस्ति हैं वो लिखवाते थे। इसमें राजा की प्रसन्नता का वर्णन किया हो वो क्या होती है, प्रशस्ति। बस सिंपल, तो समझ में आ गया ना। अब देखो, जानकारी मिलती है गटियाला शिलालेख, और ये कहां पर लगा हुआ है, फलोदी में। नए जिलों के आधार पे पढ़ा रहा हूं ना राजस्थान का इतिहास, तो जोधपुर बोलना छोड़ देना आप। तो गटियाला शिलालेख कहां पर लगा हुआ है, गटियाला शिलालेख किसने लगवाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये अभी हाल ही एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। इस टॉपिक से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम तक के जो प्रश्न है वो आते हैं, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से ये देखो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कन्फर्म होते हैं कि उनमें से प्रश्न एक आएगा ही आएगा, और जिससे ये जानकारी होना कि प्रश्न आएगा ही आएगा, तो उनसे आप अच्छी तरह से तैयार किया लगवाया। तो एक राजा था जिसका नाम था कुका, कुकूक, बोलो, या तो ये बोल दो, गुरुजी ओ खो बोली कौन जाए, तो या यूं बोल दो, बात बैठी है तो याद कर लो।
ककुका, इसने लगवाया था। ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में, घटियाला शिलालेख किसने लगवाया था? ककुका ने। इसमें क्या जानकारी मिलती है? तो आओ मेरे साथी पढ़ते हैं जानकारी की बातें। इसमें जानकारी जो मिलती है वो क्या मिलती है? तो एक शासक था, इसने बताया कि जिसका व्यक्ति का नाम था हरीश चंद्र। क्या नाम था? अब उसी पे आ रहा हूं मैं पूरी बात। हरीश चंद्र को ब्याह किसा गोयो? दो रानियां सा गोयो। एक ब्राह्मण में थी एक महिला, और एक क्षत्रिय महिला थी। आपा याद करनी है क्षत्रिय महिला। उस क्षत्रिय महिला का नाम था भद्रा। क्या नाम था? भद्रा इसकी पत्नी थी। कदे आदमी ना करती हो भद्रा ने। और इनसे 4 बेटे हुए। कितने पुत्रों की प्राप्ति हुई? प्रेम बोले आ रही है कि प्रेम से बोला, 4 पुत्र। बोग भट्ट, बोलो बोग भट्ट, कद्दत, तद्दत भी बोलते हैं। और एक जो चौथा था उसका नाम क्या था? रज्जिल। इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योग्य व्यक्ति था ना, वो कौन था? वो रज्जिल था। और रज्जिल ने मंडोर जीत लिया। मंडोर जीता। और इस प्रकार से इनकी जो कहानी है वो आगे चलती है। वैसे इस वंश का बताओ संस्थापक कौन कहलाएगा? हरीश चंद्र, क्योंकि यहां से चली है कहानी। तो एग्जाम में प्रश्न याद रखना, हरीश चंद्र के उपनाम आते हैं। हरीश चंद्र के एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? उपनाम। देखो पहला राजा है, जो पहला होगा वो आदि पुरुष होगा। पहले तो बात करना संस्थापक। मंडोर शाखा का संस्थापक हो गया। दूसरा नाम आदि पुरुष। आदि पुरुष प्रतिहार वंश का किसे बोलते हैं? हरिश्चंद्र। प्रतिहार वंश का मूल पुरुष, मूल पुरुष बोलो किसे कहते हैं? अरे बोलो, हरीश चंद्र। रोह, इसको एक नाम से जानते हैं, रोहिल्दी। रोहिल्दी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी पत्नी का नाम भद्रा था, तो ये बात याद रखना। तो प्रतिहार में जो हम शाखा पढ़ रहे हैं अभी, उसका नाम है मंडोर। और आपको याद ये रखना है कि मंडोर शाखा की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र। और ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? घटियाला शिलालेख, जो कहां पर लगा हुआ है? फलोदी में। लगवाया कुकुक ने था। ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी। लिख लिया? जल्दी करो यार, थे बहुत देर चलो। चलो यही लिखा देता हूं मैं। इसके बाद वो शासक बना, वो कौन बना बताओ? अरे सेंस तो, कॉमन सेंस तो लगाओ थे, जमा ही घोड़ा हो गए यहाँ। सर्वश्रेष्ठ कौन था? मंडोर किसने जीता था? तो बस, मंडोर जीता लगभग 560 ईस्वी के अंदर। इसने मंडोर जो है उस जीता, और मंडोर को ही अपनी क्या बनाया? राजधानी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पता क्या है? कि प्रतिहार वंश की पहली राजधानी बोलो कौन सी? मंडोर। प्रतिहार वंश की प्रारंभिक जो राजधानी बनी थी वो मंडोर बना था। और राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या बनी थी? मंडोर। राठौड़ों की और प्रतिहारों की पहली राजधानी जो थी वो क्या थी? मंडोर। मंडोर एक प्राचीन क्षेत्र अपने जोधपुर का। ठीक है, तो रज्जिल की एक बात। दूसरी बात, इसने एक यज्ञ कराया जिसे बोलते हैं राजस्यु यज्ञ। राजस्यु यज्ञ करवाया। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का जो नाम था नरहरि। उस नरहरि ने इसे राजा की उपाधि दी थी। आज से तू राजा बेटा। तो राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? नरहरि ने।
तो ब्राह्मण नरहरि ने इसको किसकी उपाधि दी? राजा की। लास्ट बात लिखो, रज्जिल ने महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया। आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो छोटी सी रियासत है एक मंडोर, मतलब महत्वपूर्ण है, प्राचीन है। इससे बड़ी आएगी जिसमें आप वत्सराज मिहिर बहुत खतरनाक खतरनाक राजा जो है वो पढ़ने को मिलेंगे। सर कटे धड़ लड़े इतिहास बताता है और खुदारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। आपको ऐसे उदाहरण ना, सर कट गया फिर भी धड़ लड़ रहा है, ऐसे उदाहरण राजस्थान में देखने को मिलेंगे। पेड़ों के साथ चिपक कर जो बलिदान दिया अमरता देवी बिश्नोई ने, ऐसे उदाहरण कहीं विश्व में नहीं मिलेंगे, अपने राजस्थान में मिलेंगे। हाड़ी रानी सेल कंवर ने अपने गर्दन काट कर थाली में परोस दी, ऐसे उदाहरण अपने को राजस्थान में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। शरीर पर पूरे 80 घाव थे, सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं महाराणा सांगा को, फिर भी युद्ध के लिए इतना लड़ाया था कि युद्ध में आगे आगे होता था। तो ऐसे उदाहरण अपने राजस्थान के अंदर ही मिलेंगे और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है। हाँ जी। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे। रजिल के बाद जो नेक्स्ट शासक हुआ उसका नाम था नरभट्ट। रजिल के बाद जो नया राजा हुआ उसका नाम क्या था? नरभट्ट। 3 नंबर लगा के लिखो, नरभट्ट। देखो अपने सारे इतने भी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मेन मेन पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसे दिमाग भरने से अनावश्यक फायदा नहीं है। जहां से प्रश्न आते हैं, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहो तो नरभट्ट पे पीएचडी कर सकते हो इतिहास में। अगर चाहो तो नरभट्ट की वैसे 2 बातें इस पे पीएचडी कर सकते हो। नरभट्ट के नाखून कितने बड़े थे, जूत कितो लंबो पैर तो जैसे सीताराम अंकल 12 नंबर को जूत पैर तो नहीं। तो किसी भी एक, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा है, कोई भी महाराजा गंगा सिंह है, तो उनके एक एक राजा होता है, जैसे पीएचडी करते हैं ना, तो उनके ऊपर अपने पीएचडी कर सकते हैं एक एक शासक पे। लेकिन हमें केवल इतनी बातें जाननी है, बताने को मैं बता दूं आपको, ठीक है, लेकिन फायदा नहीं है वो बात का। जितना एग्जाम में हमें चाहिए उतना ही अभी एक बार स्वीकार करना है। ठीक है, तो लिखो राजा नरभट्ट। इसकी उपाधि थी पीली पनी। लिखो उपाधि पीली पनी। च्वांग युआंग कौन था? चीनी यात्री। अरे च्वांग यांग को क्या बोलते हैं? अवेन सांग। अवेन सांग हर्षवर्धन के काल में आता है भारत। कब आया था? 634 में आया था ये भारत। हर्षवर्धन के काल में कब आता है? 634 ईस्वी के अंदर ये भारत आता है। इसने ये कहा कि ये तो पेलो पेली है, पीली पनी को नहीं, पेलो पेली। ये इतना नाम सूझ रहे हो? याद याद तो रह गया। पेलो पेली बस, पेलो और पेली प्यार तू ही है मेरे तो। अवेन सांग आ बोलो। तो अवेन सांग ने जो नर भट्ट को नाम दिया वो क्या दिया था? पेलो पेली, बस सिंपल है। नर भट्ट के बाद जो नेक्स्ट राजा है वो है नागभट्ट। उस राजा का नाम जो है वो है नागभट्ट। नागभट्ट ने मोस्ट इंपोर्टेंट, नागभट्ट से प्रश्न आ सकता है, ये नागभट्ट फर्स्ट है। नागभट्ट ने क्या किया, यहां पर अपनी राजधानी परिवर्तन कर दी, राजधानी को बदल दिया। राजधानी को क्या कर दिया? परिवर्तन। राजधानी की क्या थी? मंडोर। इसने मंडोर से राजधानी क्या बना दी? मेड़ता। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मेड़ता को राजधानी बनाने वाला राजा कौन था? नागभट्ट। मेड़ता को राजधानी बनाने वाला राजा पहलो राजा हरिश्चंद्र, दूसरो रज्जिल। पहलो हरिश्चंद्र, दूसरो रज्जिल, तीसरो नरभट्ट, चौथो नागभट्ट। सिंपल है। इसके बाद 5 नंबर का राजा कितना हो गया? चौथो नरभट्ट हो गया। 5 नंबर लिखो, तीन चार, अब लिखो 5 नंबर। इसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम था जोट। जोट ऐसे लिखते हैं कि वीणा वादक था ये, वीणा बहुत अच्छी बजाता था, वीणा वादक।
तो ऐसे पूछेंगे प्रतिहार वंश का संगीत प्रेमी राजा कौन था, बताओ। तो संगीत प्रेमी जी को वो जोट, तो संगीत प्रेमी राजा था जोट। हमने पढ़ा जोट को। अब 6 नंबर इसके बाद जो शासक रहेगा वो रहेगा कक्कक। अरे ऐसे नहीं है कि जैसे मैं क्रम लिख रहा हूं 6 तो इसमें बस ये 6 ही हुए थे, बीच बीच में से हम एक दो और राजा स्कीप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो बस अपने को एक आइडिया रह जाए कि हमने कितने पढ़ने हैं इसके अंदर, उस दृष्टि से हम जो वो इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। ये एक ज्योतिष था, इसको व्याकरण का भी ज्ञान था। तो यह ज्योतिष था। दूसरी बात यह व्याकरण के ज्ञाता था, व्याकरण का ज्ञाता था। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कक्कक को लेकर। क्या 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 की माँ होगा, इसको क्या क्या का नॉलेज होगा, ज्योतिष होगा और व्याकरण का ज्ञाता हो गया। ये कैसे कैसे कवि, तो ये एक कवि भी था। इसकी पत्नी थी जिसका नाम था दुर्लभ देवी। पत्नी का नाम क्या था, दुर्लभ देवी। लिख लेना कि कक्कक की पत्नी थी जिसका नाम था दुर्लभ देवी। बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब लिखो फिर 7 नंबर। कक्कक के बाद 7 नंबर जो है उसमें अपने को पढ़ना बाउक। बाउक भी एक इंपॉर्टेंट शासक, बाउक भी एक इंपॉर्टेंट राजा है। ठीक है, अब देखो बाउक ने क्या किया, 837 में एक प्रशस्ति लगवाई जिसका नाम था बाउक प्रशस्ति। तो बाउक प्रशस्ति जो लगवाई थी जोधपुर में वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो किसने लगाई थी, बाउक में। और प्रतिहार वंश की जानकारी हमेशा यहां से भी मिलती है, इनके वंश की, कि किस प्रकार इनका जो वंश है वो चला था, कि कौन कौन से राजा हुए थे। तो ये जानकारी जो है वो हमें बाउक प्रशस्ति से भी मिलती है। एक राजा था म्यूर नाम से, उसको भी हराते हैं, ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि बाउक ने राजा म्यूर को भी हराया था। ठीक है, वो इतना बस सुन लेना, याद नहीं करना है। म्यूर शासक को किसने हराया था, बाउक ने। तो लिख लेना म्यूर राजा को हरा दिया। चलो लिख लिया। अब हाँ बोलो। अब इसके बाद जो शासक हुआ उसका नाम था कै कै कू कै। कितना नंबर पढ़े हो रहे अभी, तो भाई लिखो 8 नंबर। कै कै कू कै। अरे थे चाओ क्यों, ताबरा न मारो आगे। चलो एक बात बताओ फिर तुमने, बाउक प्रशस्ति किसने, बाउक ने। ज्योतिष कौन था, कै 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 वाला घटियाला शिलालेख, कै कू कै, बस कै के याद करना है। चलो तो संगीत प्रेमी कौन था, बीणा वादक, जोट। जोट क्या था, संगीत प्रेमी। सिंपल बात है, याद रखी होती। ककूक, इसने 2 विजय स्तंभ लगवाए, इन्हें जय स्तंभ भी बोलते हैं। 2 क्या लगवाए, जय स्तंभ। और वो 2 जय स्तंभ कहां लगे हुए हैं, एक तो लगा मंडोर में, एक जो है वो मंडोर में लगा है, और दूसरा जो लगा है वह रोइंस कूप, ये लगा है फलोदी में। ठीक है, तो ककूक ने 2 जय स्तंभ लगवाए। अब 9 नंबर और अंतिम राजा इंदा। इंदा की एक पुत्री थी, बेटी थी, जिसका नाम था इंदुवती।
क्या नाम था? इंदुवती। अब आपने एक शासक पढ़ा होगा राठौड़ों में, बनवीर, पढ़ा है? बनवीर को एक बेटो है चूड़ा। चूड़ा भी है इतिहास में, राव चूड़ा, चूड़ामन जाट, और एक अपना ये चूड़ा। एक चूड़ा मेवाड़ में भी हुआ, ये चूड़ा अपना कहाँ का है? मारवाड़ का। बनवीर का बेटा था चूड़ा, तो बनवीर का बेटा चूड़ा को ब्याह कर दियो, किस आगे विवाह किया। दहेज में क्या चीजें दे रही हैं बताओ? सोनो दे दियो, गाड़ी दे दी, मोटरसाइकिल दे दियो, साइकिल दे दी। इसने कहा भाई मार मजे, मंडोरी दहेज में दे दियो। इंदुमती के दहेज में क्या दिया? दहेज में, दहेज में इसने मंडोर दिया। और भाई साहब चूड़ा ने क्या किया? मंडोर को ही अपनी राजधानी बना लिया। और ये प्रश्न याद रखना, राठौड़ों की भी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राठौड़ों की भी प्रारंभिक राजधानी मंडोर ही बनी थी। पहला ब्याह के अंदर साइकिल दे देते नहीं, तो वो भी बहुत बड़ा महत्व था। ब्याह में साइकिल दे दी तो ही मोहन का छोरा तो साइकिल दिया आपकी छोरी ने, मतलब साइकिल का भी बहुत बड़ा। जिस शादी में टीवी दे दिया, ओहो बक्के शादी होती ब्याह में, लगभग शादी एलसीडी तरह था पड़ा वो। पहला एलसीडी चलती कि यार, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे। बहुत हम ऐसे दौर से गुजरे हैं मेरे भाई। टीवी को इतिहास बताऊं तो खिड़की और टीवी पड़ी था करे, खिड़की, खिड़की वाला पड़ा होगा। पहला चलता भी खिड़की वाला टीवी। और उस पहला जमाना देखा तो वो तो था ही डाकिया रे मारो कागज लिख दे। फिर बाद की जमाना की बात बताऊं, टीवी शुरू शुरू में चलिया नहीं, तो टीवी पे फिक्स कर दिया था दूरदर्शन वालों ने कि 2 घंटे चलने देंगे पूरे दिन में। 24 घंटे में से कितने घंटे चलेगा टीवी? सोच के देखो कितनी बड़ी बात है। पूरा 24 तो गुरुजी पूरा दिन 22 घंटा की हो तो 22 घंटा जी, 9 सिग्नल आता, धीरियां सी रहती है ना उस पर, 22 घंटे ऐसे रहता था, सिर्फ 2 घंटा चलता। फिर धीरे धीरे सरकार सुविधा दे दी कि अब आप 24 घंटे टीवी जो है वो देख सकते हो। सारा जना टीवी का सारा दिन, नया नया घर में जब टीवी आता था ना, मुझे याद है मेरे पिताजी बताते होते हैं कि हम 4 रात नहीं सोए थे। 4 रात मतलब टीवी ने इतो शौक चाहूं देखता। देखो कोई भी चीज नई नई आई उसका चाव होता है। हमें खुद, आज तुम खुद देखो, स्कूल में आते ही टीवी को एक लाड होता कि टीवी देखता आपा, अनिवार्य था, आज नहीं देखते। तो वो शौक हो टीवी को एक। पिताजी सा गए घर में, बहन बेटी है, बड़ो भाई है, बिन का सा लड़ाई करता टीवी सा गए, रिमोट दे, आज तेरी बारी कल मेरी बारी। दिन बांटता, हफ्ता में 3 दिन तेरा टीवी का, 3 दिन मेरा। तो बस सारा में अपने दिन बितड़ा बे गए, वो दिन गए आज। फिर देखो तुम्हें बता दो 24 घंटा दिया, लेकिन 24 घंटा के चलते हैं तो डिश में चलती है ना चीजें, अब वो फ्री चलती थी पहले। फिर एक चैनल चाल तो संडे रविवार के दिन, हफ्ते में एक बार रंगोली, दूरदर्शन पे रंगोली आता था, सुबह सुबह चलता था ये शायद 7 से 9, पता नहीं 9 से 11 ऐसे। लोग नहाते नहीं थे इस शो के लिए। रंगोली में क्यों? तो गुरुजी गाना चलता, राजस्थानी हो गया, पुराना गाना हो गया, ये गाना चलता रंगोली में। ये तोलियो बांध के बेड पे बैठे रहता, देखा कद खत्म हुआ है, फिर नहाने जाऊंगा, या जल्दी उठ के नहा लेते थे। तो ये चाव होता था। मसूरी देखते एक ही चैनल चाल तो कोई मतलब। आज तो देखो टीवी तो बहुत कम चांस है, शायद आपके घर में कभी कभी देखते होंगे। कोरोना काल ने दिखा दिया था टीवी, अब तो जमे कौन देखो थे, तो कौन देखो टीवी। लेकिन आपा हाँ एक टाइम है जो देख है टीवी, उतनी बड़ी मात्रा में नहीं देखते। हाँ देखता तो हाँ आज भी, मतलब ऐसे नहीं देखते जब स्कूल में एक कोड हो तो आज डोरीमोन 8वीं लेके बढ़ तक देखूंगा पूरी, तो बात चीज। तो ऐसे नहीं देखते। देखा तो हाँ, क्यों फोन आ गया, इतना बड़ा दुर्भाग्य हो गया है। ट्रेन में बैठे ना सारे माता पिता सब, पहला बैठता मम्मी चमीनी दुआ दे, मम्मी दाल दुआ दे, है, और यहाँ बैठा कदे ऊपर चढ़ता, कदे नीचे वापस उतरता, यहाँ पंगा लेते रहता। आजकल फोन है, जरा बिठाओगा ना घर का, ये बैठ जाए, वहीं बैठेंगे ना, घर का ना पूछा कि आ गयो कि कौन है। पहले तो बार बार पूछ रहता मम्मी किसो काम आ गयो, पापा किसो काम आ गयो। अब जिया बैठा फोन लेके, पिताजी मम्मी आपा घर की बात लाग रहे हैं और आपा इन्हें फोन में लाग रहे हैं।
कोई मतलब को नहीं, स्टेशन वाणु पहला बस आई गयो, मेरे तो फिल्म ही पूरी को नहीं, सो ही आ गयो अभी पहला ही। तो वो चीज होता है या नहीं। कांच गोली अब वाले तो नहीं खेलेंगे भाई, खेल ली जितनों ने खेलनी थी कांच गोली। कांच गोली कौन सी खेली है, ये वाली या ये वाली? मारो, लड़कियों के साथ खेलता था ये वाली, लड़के तो एक ही खेलते थे ये वाली। लड़कियां रोती बहुत, थोड़ी सी हार जाती है रो, फिर मैं तरसाती मोल ले जा तू करे, हमारी तो देखी जानी। चलो, इंदा मंडोर शाखा का अंतिम शासक था। इंदा का बाद आ शाखा समाप्त होगी। अब अपने कल जो शाखा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भीनमाल। तो बोलो आपको इतना समझ में आया? एक बार आप रिविजन करा देखो सारे। पहलो शासक को हरिश्चंद्र, जानकारी घटियाला शिलालेख में। संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष रॉयल दी के नाम से किसे जानते हैं? हरिश्चंद्र को। रज्जिल बना, महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया। मंडोर जीता 560 में राजधानी बनाया मंडोर को। प्रारंभिक राजधानी जो थी वो मंडोरी थी, और राजस्व यज्ञ भी करवाया। ब्राह्मण नरहरि था जिसने इसे राजा की उपाधि दी कि ये तो एक राजा है। उसके बाद हम आगे बात देखें तो नरभट्ट उपाधि, पीलीपनी और पेलो पेली, पेलो पेली उपाधि दी अभेंसांग ने। जिसपे ऊपर वाली मात्रा लगी है, ऊपर वाली मात्रा वहीं लगानी है आपको, बाकी देखो ऊपर वाली मात्रा कहीं नहीं मिलेगी आपको। नागभट्ट, राजधानी परिवर्तन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट है नागभट्ट। नागभट्ट ने राजधानी क्या बनाई? मेड़ता। जोट वीणा वादक यानी संगीत प्रेमी था ककक। यह ज्योतिष था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो स्टार का मतलब तो आप समझ रही हो ना, कि एग्जाम के अंदर ये प्रश्न संभावना बन सकती है, आ सकता है, और जिसके ऊपर हम ऐसे 2 स्टार बनाए तो समझो कि वो प्रश्न निश्चित ही आएगा, वो प्रश्न निश्चित ही आएगा, बहुत भयंकर संभावना बन जाएगी। पत्नी दुर्लभ देवी, बाउक 837 के अंदर बाउक प्रशस्ति के रचयिता, बाउक प्रशस्ति लगवाई थी इसने, और जानकारी मिलती है इसके अंदर इस प्रतिहार वंश की बाउक प्रशस्ति। ककुक, 2 जय स्तंभ, एक मंडोर में और एक रोहिंस कूप। मंडोर जोधपुर में पता ही आपको, लेकिन याद रखना रोहिंस कूप कहां पर है? फलोदी में। इंदा की पुत्री इंदुवती, इंदुवती ने विवाह, इंदुवती का विवाह चूड़ा से किया। इसका विवाह चूड़ा से जैसे ही हुआ इसको मंडोर देश में मिल गया, और इसने अपनी राजधानी किसको बना दिया? मंडोर को। तो बोलो इतनी बात तुम्हें समझ में आई? तो ये था अपना प्रतिहार वंश का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटी सी शाखा जिसका नाम था मंडोर। इंपॉर्टेंट है, प्राचीन है, महत्वपूर्ण प्रश्न मिल आ सकता है। कल पढ़ेंगे अपने भीनमाल, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कल आप प्रतिहार वंश कंप्लीट करते हैं। प्रतिहारों के बाद परमार चालुक्य चौहान क्रम है ना, तो टेंशन मत लेना, बढ़िया तरीके से होगा अपना, और पढ़ते रहो बस आप जितना होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, तुम कहीं ये वह में बैठे होगे, गुरुजी जैसे ही 4-5 टॉपिक होंगे ना उनको एक साथ पढ़ेंगे, तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी, चाहे आप 15 मिनट 2 घर पे जाकर पढ़ रहे हो। गुरुजी याद किया करा, तो याद कैसे होता है? याद करने का एक ही मतलब है, देखो जब हम शुरू शुरू में पढ़ते थे ना, तो हम कैसे याद करते थे? कोई चीज को बार बार पढ़ते थे तो वो मुंह पे ऐसे सेट बैठ जाती है कि लूणी नदी इन इन जिलों में बहती है। ऐसे अगर आप पढ़ते रहोगे ना, बार बार विजन अधिक ज्यादा कर लोगे, कम से कम 4-5 बार पढ़ लोगे उस चीज को, तो तुम्हारे मुंह पे ऐसे लाइन टू लाइन सेट बैठ जाएगा। जैसे बोग बट कद्दत दद्दत, वो ऐसे का ऐसे सेट बैठेगा आपसे, आप आगे पीछे पढ़ोगे बोला नहीं जाएगा। अब देखो सांबर में कितनी नदियों का जल आता है? 4। खारी, खंडेला, रूपनगढ़ में था, आधारी सेट बैठ रही है कहानी। अब खंडेला खारी ऐसे बोलोगे ना, तो तुम तो वो तुम्हारे रटा कैसे हुआ है? खारी, खंडेला, रूपनगढ़ में था, तो वो चीजें होती है। तो चीजों को रटना सीखो जीके में। कहानी में बता ही दे रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रही है? और जो चीज समझना है 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, बाकी मेरी क्लास में ऐसा ऑप्शन बनता नहीं है कि समझाने के बाद भी ना समझ में आए, आ जाता है समझ में। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।